सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब बात होगी मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और आज के इस प्रोग्राम में तफसीली तौर पर हम इलेक्शन की गहमा गहमी और सियासी माहौल की बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत ही अफसोसनाक एक मामला, दहशत गर्दों ने एक बार फिर निशाना बनाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को। इस बार पाकिस्तान से बाहर 9 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। ईरान की हम बात कर रहे हैं, जहां ईरानी सरजमीन पर दहशत गर्दों ने कार्रवाई करते हुए ईरान के शहर सरवान में 9 पाकिस्तानियों को एक एक करके ताक ताक कर कत्ल किया है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाज़े के बाद अब पाकिस्तान और ईरान दोनों ममालिक दानिशमंदाना इक़दाम उठाते हुए हालात को, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की जानिब इक़दाम उठा रहे थे। एक बार फिर इन्हीं हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई है। इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर सईद मिन्हास। आप दिफाई तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। सर, एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान और ईरान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर एक ऐसी कार्रवाई की गई जिससे हालात में बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की जाए, इसके असरात क्या होंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या लगता है कौन सी कुव्वतें हैं जो कि इसके पीछे मुलव्वस हैं, इनके मकासद क्या हो सकते हैं? देखिए, सरवान में पाकिस्तानियों को वहाँ पे शहीद किया गया है। ये इसका बड़ा जो है बहुत बड़ी गेम है जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसकी फंडिंग से वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उनकी रिपब्लिकन आर्मी जो है बलूचिस्तान की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट जो है उनकी फंडिंग से ये सब कुछ हो रहा है। अब बेहतर जानते हैं कि जो भी पाकिस्तान और ईरान के दौरान थोड़ी टेंशन हुई थी, लेकिन दोनों रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने अपनी सालमियत, खुद मुख्तारी और फौज की और अपनी कौम की इज्जत को सामने रखते हुए एक रिस्पॉन्स किया, जिसके बाद हालात बेहतर होने जो है वो बेहतरी की तरफ चले गए। हमारे सफरा वापस जा चुके थे और बायलैटरल लेवल पे चीजें बेहतर हो रही थी। लेकिन हमने अब से 2 दिन पहले भी इंडिया को एक्सपोज किया था कि किस तरह से वो तीसरे मुल्क में बैठ के उसके बदनामे जमाना रॉ जो है, जो बेसिकली इस तरह के एलिमेंट्स की फंडिंग करती है, उन्होंने पाकिस्तान में भी जो है हमारे 2 मासूम शहरियों को जो है टारगेट किलिंग कराई और फिर उनको हमने पकड़ भी लिया था। तो हर तरीके से इंडिया बेसिकली उसमें एक्सपोज हो रहा था। और आज की जो कार्रवाई हुई है सरवान के इलाके में, बेसिकली एक शाहराह के ऊपर है जो कि उधर से चाबहार से निकलती है और ईरान से होती हुई और फिर सरवान और नीचे पाकिस्तान में फिर आके दाखिल होती है। इसके साथ ये मासूम शहरी वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए ईरान में मौजूद थे, लेकिन चूंकि BLA और BRA के हमने टारगेट वहाँ पे उनको स्ट्राइक की थी, जिसकी उनमें तकरीबन 7 से ज्यादा वहाँ पे जो ये बदनामे जमाना BLA और BRA के रेप्स वहाँ पे जो मौजूद थे, उनके हमने जो कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए उनको हिट किया था, तो उसका रिएक्शन भी हो सकता है। तो इनकी फंडिंग बेसिकली जो है वो इंडिया की जानिब से है, जो कि भी मजीद सामने आ जाएगी। और ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी जो है पाकिस्तान के ये हालात बेहतर हों। ये फॉर दैट मैटर इंडिया जो है वो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हुआ है उसके ऊपर एक किस्म की चश्मपोशी करने के लिए ये करवाई है। अब से पहले 20 मई 2023 को इससे पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान को सॉफ्ट टारगेट कंसीडर किया जाता था। बलूचिस्तान में रॉ की फंडिंग या फिर रॉ की जो मुदाखलत है इससे पहले कई बार देखी जा चुकी है। अब ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं या फिर जिस भी मुल्क के लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो नौकरी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत और हुकूमत की है। इस पर अब पाकिस्तान क्या रिएक्शन दे सकता है ईरानी हुकूमत को? अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा हमें रेस्ट्रेंट से चलना पड़ेगा, हकीकत को सामने रखना पड़ेगा कि जो सरवान के इलाके में ये 9 किलिंग्स बदकिस्मती से जो हुई है मासूम शहरियों के, हमारे जो मेहनत मजदूरी के लिए, जिसमें आपकी जो इब्तदाई के मुताबिक कोई शक नहीं है कि वहाँ के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका ये काम है। लेकिन इस चीज को भी हम पसपोस्ट नहीं डाल सकते कि 20 मई 2023 को भी वहाँ पे इसी तरह के अटैक हुआ था और यही BRA के डिसीजन से उन्होंने ईरानी सोल्जर्स को वहाँ पे 6 ईरानी सोल्जर्स को वहाँ पे शहीद किया था। तो इसकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जब मुलाकात हुई थी ईरानी सदर से 2023 मई के अंदर, तो इससे मजम्मत भी की गई थी। तो लिहाजा ये वो अनगवर्नड के इलाके हैं कि जहाँ पे ये BLA और BRA जो है इनके एलिमेंट छुपे हुए हैं और इस तरह की हरकतें और इस तरह की टारगेट किलिंग करके दोनों मुल्कों में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। उस मौके के ऊपर भी जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज एक इशू हुई थी जो कि
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे मौजूद है कि जिसमें पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि इस तरह के एलिमेंट्स जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस तरह की किलिंग्स कर रहे हैं या दोनों में गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं तो एक म्यूचुअल एफर्ट के जरिए उनको टारगेट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बायलैटरल लेवल पे चूंकि हमारे सब कम्युनिकेशन लिंक सब बहाल हो चुके हैं और हमारा उनके साथ एक सिक्योरिटी अकॉर्ड भी है 2023 का, उसको मटेरियलाइज करना चाहिए क्योंकि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान भी इक्वली अफेक्टेड है। ईरान और पाकिस्तान को मिलकर इन दहशतगर्दों को जो है हिट करना चाहिए, इनको एलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि ईरानी चाहे पाकिस्तान में आके ऑपरेशन करें या पाकिस्तान से भागे हुए जो मिसिंग पर्सन सो कॉल्ड हैं वो ईरान में जाके इस तरह की कार्रवाइयां करें, दोनों मुल्कों के लिए और इस खत्ते के अमन के लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं है। तो लिहाजा टेबल पे बैठ के एक मुश्तरका पॉलिसी बनाई जाए, एक जॉइंट फोर्स, एक टास्क फोर्स कायम की जानी चाहिए जो ना सिर्फ इनको हिट करें और अपनी पाकिस्तान की जो एक ताकत है और इसकी जो एक्सपीरियंस है एंटी टेररिज्म के हिसाब से उसको बरोकार लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फौरन मिलकर बैठना चाहिए और ना इसमें ना पाकिस्तान का नुकसान हो ना ईरान का, और पाकिस्तान की हमेशा से पोजीशन। बिल्कुल, ये बात तो अहमद साहब वाज़ेह है कि ये तीसरी कुव्वत है जिसके मकासद, जिसके मफादात या फिर जिसकी हमदर्दियाँ ना तो पाकिस्तान के साथ हैं ना ही ईरान के साथ हैं। अलबत्ता इस तमाम तर मामले के बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि दोनों ममालिक अपने जो हालात हैं, अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की जानिब मज़ीद तेज़ी के साथ इक़दाम करेंगे और टेबल पर बैठ कर इस तीसरी कुव्वत के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करने, कैसे इक़दाम करने, इसका किया जाएगा। नाज़रीन, अब हम तफसीली तौर पर बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से। तो जनाब, मजमूई तौर पर मुल्क भर के अंदर इंतखाबात की गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। इस दफ़ा साल 2024 के जो इंतखाबात हैं ये कुछ मुख्तलिफ एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा जो मुकाबला है वह दो सियासी जमातों के दरमियान, दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ही नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार वर्सेस दो सियासी जमातें। उसकी बड़ी वजह यह है कि तकरीबन 3,500 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि इस दफ़ा मैदान में हैं और एक सियासी जमात जिसको नाअहल किया गया, जिसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया, PTI की हम बात कर रहे हैं, उसके तमाम तर जो उम्मीदवार हैं अब वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। और दोनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से पूरी कोशिश ये की जा रही है बज़ाहिर कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो उनके साथ बैठ जाएँ या फिर इनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो उनके साथ किसी तरीके से शामिल हो जाएँ। अब देखना ये कि कितने फीसदी आज़ाद उम्मीदवार जीतते हैं और जीतने के बाद फिर क्या ये PTI के साथ वफादार रहेंगे या फिर इनकी हमदर्दियाँ, इनकी वफादारियाँ तब्दील हो सकती हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कैंपेन कैसी जारी है? हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में बड़ी जारहाना किस्म की, अग्रेसिव किस्म की कैंपेन चला रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। क्या लगता है कि ख़ास तौर पर पंजाब से तकरीबन कितनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और ओवरऑल बताइएगा क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही उम्मीद अफजा है और हम जुनूबी पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीटें वहाँ पे हम लोग ले रहे हैं और सेंट्रल पंजाब जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, लेकिन अब जिस तरह चेयरमैन साहब की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे और वो ख़ुद भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि जब भी मुकाबले की फ़िज़ा हो, दो फौजें हों, दो टीमें हों, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या कोई भी समा हो इलेक्शन का, अगर एक जो भी फरीक है वो पहले ही दिल शिकस्ता हो, उसका पहले ही वो खाइफ हो इलेक्शन से, तो चाहे वो बहुत ज़्यादा अपना बेस समझते हों सेंट्रल पंजाब को, तो नून लीग इस वक्त खाइफ है इलेक्शन से। और जो दिल शिकस्ता टीम होती है वो ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकती। हमें बहुत एहतराम है मियाँ साहिबान के लिए, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है तो वो इलेक्शन से उसको फेस नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर तकरीबन हर सियासी जमात के साथ जो है इख्तलाफात पैदा कर चुकी या फिर सियासी जमातों ने इख्तलाफात पैदा कर लिए। MQM की बात अगर करें, जमात इस्लामी की बात करें, इशूज़ चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सियासी तौर पर तनहा रह गई है पीपल्स पार्टी सिंध में?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तन्हा नहीं है, सिंध की सारी अवाम उनके साथ है। अच्छा, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा एहतराम है और उसमें बड़े अच्छे लोग भी शामिल हैं। सही। लेकिन पीपल्स पार्टी के सामने उनको कोई पजीराई नहीं। एक ज़रूर होता है, एंटी वोट होता है या कुछ उनके अपने इस तरह के लोग हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने वाली जो सूरत हाल है ना, वो नहीं है। ये जितना बड़ा अलायंस बन गया है, लेकिन उससे पीपल्स पार्टी हम लोग खौफ नहीं है। तन्हा हम तब हों जब हमें लोग छोड़ दें ना। पूरा सिंध की अवाम जो है, बाशऊर अवाम, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और इस दफा हम पूरा सिंध स्वीप कर रहे हैं। शहरी हलके भी जो है वहां भी हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, अलायंस आपने कंसीडर कर साहब, और ये भी बताएं कि क्या इस अलायंस में पीपल्स पार्टी के अलावा कह रहा हूँ, MQM और जमात इस्लामी के अलावा कौन नजर आ रहा है, और क्या ये दो जमातें बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं आपके लिए? बिल्कुल खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। और हम उनको तो वेलकम करते हैं कि वो उन्होंने इत्तेहाद सबने बनाया है, PMLN, MQM, JUIF, GDA और भी कुछ मेहरबान इनके साथ हैं, लेकिन हमें कोई भी इनसे खतरा लायक नहीं है। बड़े काबिल एहतराम लोग हैं, लेकिन सियासी तौर पर जो है 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो इनके आपको खाली ही मिलेंगे। अच्छा, जो ठीक। अच्छा नासिर, माजी में हमने देखा PDM की हुकूमत रही है, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद अब दोनों जमातों और PDM की तकरीबन तमाम जमातों के साथ आपका कम से कम कोई ख़ास ताल्लुक़ या फिर रब्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुस्तकबिल में हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई जमात या पीपल्स पार्टी या फिर कोई भी जमात सादा अक्सरियत वाली पोजीशन में दिखाई दे रही है, या फिर वही जो PDM का एक गुलदस्ता था दोबारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ ऐसी तवक्कुआत हैं? देखें जो मुल्की हालात हैं और उस मुल्क को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को जो गुर्बत, जो महंगाई, जो बेरोज़गारी और फिर जो दहशत गर्दी, इन सब को फेस करने के लिए और पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात देने के लिए ये तो ज़रूर है कि सब ने मिलकर ही काम करना है। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन भी होती है, और लेकिन अपोजिशन भी अगर कोई बैठता है अपोजिशन में तो उसको तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। और ये बात मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बारहा कह चुके हैं कि हमें वो पहली पुरानी वो जो सियासत है रवायती, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली, एक दूसरे की गवर्नमेंट गिराने वाली और डीस्टेबलाइज करने वाली गवर्नमेंट्स को वो छोड़ना पड़ेगा और मुल्क की हालात की वजह से मुस्बत चीज़ों में सपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा, इंतखाबात में लेवल्ड बड़ा शिकवा रहा है पीपल्स पार्टी का, पहले दिन से बार बार मुतालबा किया गया आपकी तरफ से। अब जो हालात हैं, क्या लग रहा है कि आप समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, इस वक्त एक बात तो वाज़ेह है कि PTI को जो है वो काफ़ी दरपेश है मसाइल, लेकिन वो जो उनके सिंबल वाला इशू है उसमें तो खुद जो उनकी वकला की टीम थी वह तो उनकी कहूँगा कि वो नाअहली कह लें या मे बी उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं रखे कि जिसके तहत उनको फैसला करना पड़ता कि उनको वो निशान उनका मिले। तो ये एक बात है। दूसरी शिकायत भी मिल रही हैं कि उनको कहीं पे भी इस तरह से हरासा भी किया जा रहा है, तो ये बात मुनासिब नहीं है। ये अवाम को फैसला करना चाहिए कि जो भी वो जिसको भी वो इलेक्ट करें, ये अवाम का फैसला है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं ये गुजारिश करूँगा PTI के जो लोग हैं इस वक्त कि वो कम अज़ कम खुद को 9 मई के लोगों से डिसएसोसिएट करें। इसलिए उनको पाकिस्तान की कौम भी अवाम भी कबूल करेगी, क्योंकि उस दिन का हमला जो इदारों पे हुआ, GHQ पे हुआ, कोर कमांडर हाउस पे हुआ, जिना हाउस पे हुआ, या जिस तरह हमारे शहीदों की जो यादगारें थी, जो उनकी निशानियां थी, उनकी बेहुरमती की गई, उसको पाकिस्तानी
अवाम अपने ऊपर वो हमला महसूस करती हैं, तो पीटीआई को फौरी तौर पर उन लोगों से डिसोसिएट होना चाहिए और इस पर माजरत करनी चाहिए। ठीक है नासिर साहब, बिलावल भुट्टो साहब को हम कहते हुए सुना है मुख्तलिफ कैंपेन्स के दौरान, अपनी जलसों के दौरान, कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएं, क्योंकि वोटर्स को ये कहा गया है कि पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अगर आप वोट डालेंगे तो वो वोट ज़ाया करने वाली बात है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, क्या लगता है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों पर नजरें जमाए हुए है? देखिए ये एक बड़ा मिसपरसेप्शन सा उभरा है। हाँ। और फिर जिसमें मैं कल सुन रहा था बैरिस्टर गोहर साहब को, जो चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, जाहिर है वो सियासत से ना बुलंद है, उनको इतना पता नहीं है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे कि जी वो हमारे आज़ाद अरकान जो हैं। देखिए, हम जो पीटीआई की तरफ से इस वक्त लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो आज़ाद जाहिर है उनके पास सिंबल नहीं है, उनको हम आज़ाद तस्वर नहीं करते। वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे और हम कभी भी इस तरह की नहीं समझेंगे कि हम उनके ऊपर कोई हॉर्स ट्रेडिंग या कोई इस तरह की चीज़ करें। हम उन आज़ाद की बात कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे इंडिपेंडेंट भी तो हैं ना, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते और वो कई दफ़ा इलेक्शन जीते हैं। चेयरमैन साहब उनकी बात कर रहे हैं। ये तो जब इलेक्शन के बाद बात होगी कि पीटीआई के पास कितनी सीटें आती हैं, दीगर लोगों के पास कितनी सीटें आती हैं। एक बात तो बिल्कुल वाज़े है कि आइंदा किसी को भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, मे बी सिंपल मेजॉरिटी भी ना मिले, तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी। और उसमें हम बहुत पुरुमीद हैं कि पीपल्स पार्टी का माजी, पीपल्स पार्टी का किरदार और पीपल्स पार्टी की मफाहमत की जो पॉलिसी है वो सबके भांति है और इंशाल्लाह वो सब पीपल्स पार्टी से ही इल्हाक करेंगे और गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की बनेगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, अपेरेंटली शाह साहब यही है कि सादा अक्सरियत वाली जो पोजीशन है वो भी नहीं लग रहा कि किसी भी सियासी जमात के पास आ जाएगी। फिर होगा क्या? क्या ये भी पॉसिबल है कि वजीर आजम नून लीग का हो और सदर एक बार फिर मुफाहमत के बादशाह में नजर आए? देखिए, हम तो वजीर आजम की बात करते हैं। अच्छा। कि वजीर आजम जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों और हमारी ये भी पूरी कोशिश होगी कि प्रेसिडेंट भी आसिफ अली जरदारी साहब हों। ठीक है। अच्छा, मंशूर की बात शाह साहब, पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर में सबसे ज़्यादा फोकस रखा हुआ है वो ये है कि इस बार 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा जो है ये बिलावल साहब कर रहे हैं। ये पूरा कैसे होगा? प्रैक्टिकली कोई होमवर्क किया गया इस पर? देखिए, जो बिलावल साहब वादा कर रहे हैं वो डूएबल है। अच्छा। क्योंकि हमने यहाँ पे भी सोलराइजेशन के जरिए बहुत सा लोगों को ये इस तरह की सहूलत दी है और वो फ्री जो है बिजली यूज कर रहे हैं, एनर्जी जो है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरे लोग जो हैं वो जो दावे कर रहे हैं उनका हमें पता नहीं, हमने तो यहाँ करके दिखाया है और यही बात पूरे मुल्क में करेंगे। ये जो हमें नून लीग वाले या दूसरे ताने देते हैं कि जी आपने ऐसा सिंध में क्या कर दिया है जो आके पंजाब या दीगर सूबों में करेंगे, तो देखें हमने यहाँ पे सेहत जो है हेल्थ फ्री की है। जो लोगों के लाखों रुपए का जो अखराजात थे, बल्कि करोड़ों भी उनमें आता है, जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट है, दिल के ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन है, इसी तरह लिवर ट्रांसप्लांटेशन है उसका ट्रीटमेंट है, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन है उसका ट्रीटमेंट है, और बच्चों की अमराज, ये सारे यहाँ पे फ्री हैं। ये दूसरे सूबों में नहीं है। हम जब बिलावल साहब हुकूमत बनाएंगे, वजीर आजम बनेंगे, तो दूसरे सूबों में भी ये सहूलियात देंगे। ये अगर किसी और गवर्नमेंट ने की है, PMLN ने या किसी और को जिसको भी मौका मिला, तो अगर उन्होंने की है तो बताएं हमें। हमने तो ये सिंध में करके दिखाया है और इसी तरह और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं। ठीक, लेकिन कमिंग बैक टू 300 साहब, आप कह रहे हैं कि डूएबल लग रहा है ये, लेकिन सॉरी टू से मगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल दिखाई दे नहीं रहा। इस बयान के बाद हमने खुद भी कई जो एक्सपर्ट्स हैं, माशी माहिरीन हैं, उनसे इस पर राय ली है। उनका ये बयान है कि
ये जो 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान है, ये एक मुज़ाहिका खेज बयान है और वोट लेने के लिए अवाम को झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं, क्या ऐसा है? देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं वो डूएबल है, वो सोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा। और वो उनको ये सहूलियत दी जा सकती है और ये दूसरे जो हैं ये इनको इन चीज़ों का पता नहीं है और जब इनको ये सारी चीज़ें जब हम करके दिखाएंगे तो फिर ये खुद इस बात को मानेंगे। देखें, जब पीपल्स पार्टी ने जब उनके पास फेडरल गवर्नमेंट थी तो उन्होंने तनख्वाहें भी 135% बढ़ाई थी, डबल से भी ज्यादा। अब भी जो उन्होंने बात की है चेयरमैन साहब ने कि तनख्वाहें डबल कर देंगे, ज़राए आमदनी बढ़ा देंगे, तो कोई इस पर यकीन नहीं करता। और ये जितने अरस्तु सुकरात बैठते हैं ये बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जो उस वक्त एक्सपोर्ट होती थी उस वक्त तक तो न PMLN पहुंच सकी ना PTI की गवर्नमेंट पहुंच सकी, बाकी दावे ये बहुत करते हैं। ठीक है नासिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया और तफसीली तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। यकीनी सी बात है कि ये हालात ऐसे हैं, ये वक्त ऐसा है जब तमाम सियासी जमातें कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी जो कि इस बात पर भी कॉन्फिडेंट है कि सबसे पहले उन्होंने अपना मंशूर पेश किया जिसमें ये 300 यूनिट, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे वादे किए गए हैं अवाम के साथ जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं अवाम की। दूसरी जानिब आज नून लीग की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी अपना इंतखाबी मंशूर जो है उसे पेश कर दिया गया है जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। ख़ासतौर पर फोकस जो कानूनी और जो अदालती मामलात हैं उनमें इस्लाहात पर रखा गया है। इसके अलावा 1 करोड़ के करीब नौकरियां देने का जो है वो वादा किया गया। फिर पर हेड इनकम तकरीबन $2000 तक करने का वादा किया गया है। इसके अलावा जो GDP ग्रोथ है उसको 6% तक ले जाने का जो है वो प्लान पेश किया गया है। ये कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, इन पर भी बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब वक्त देने के लिए। सर, यकीनन आज का दिन इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। मंशूर पेश किया गया है नून लीग की जानिब से, नैब का खात्मा है, अदालती इस्लाहात हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती है। नून लीग के मंशूर के ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर अमल दरामद प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो गया? क्या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसमें आपका साथ देंगी? जाहिर बात है, वो तो पहले तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो, और 2/3 मेजॉरिटी हासिल ना हो तो हर एक चीज कंसेंसस से होना चाहिए। पार्लियामेंट को साथ लेकर, ये तो पूरी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। एक पार्टी का कोई चीज प्रेजेंट करना और उस पर दूसरे लाइज और पार्लियामेंट के मेंबरान को कन्विंस कराना, उसी तरीके से होगा। हमारे एक पार्टी की अपनी एक नियत, मंशूर, विजन वो सामने आ गई। ठीक। अच्छा अमीर मकाम साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो माशी चैलेंजेस जो हैं वो हैं पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा आपके लिए भी यही चैलेंज है। PDM हुकूमत के 16 माह के दौरान नून लीग के वजीर खजाना थे, मगर उस वक्त वो भी अवाम को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं दे सके थे, इसकी क्या वजह? वो तो इस तरह जाहिर बात है कि पहले से जो मुआहदे किए गए थे, जो कमिटमेंट किए गए थे, जो कर्जे लिए गए थे, जिसके अक़सात अदा करने थे, कई चीजें थे, तो वो तो वही तसलसल था। अगर पहले फिर भी इतनी कोशिश की कि बिल्कुल बैंकरप्ट होने से बचा दिया, दिवालिया होने से बचा दिया इसाकडार ने और उसकी पूरी माशी टीम ने बहुत जबरदस्त कोशिश की। वो तो बिल्कुल कोखला होकर रह गया था। तो हमें यकीन है हमें दोबारा अल्लाह ताला मौका दे दे तो फिर बेहतर अंदाज में पूरी टीम आपकी होगी, एक पूरी विजन जिस तरह 2013 में आए थे। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इन बहरानों, स्पेशली माशी बहरान से पाकिस्तान को निकाल कर रहेंगे। अच्छा अमीर मकाम साहब, आपका जो मंशूर है उसमें कई ऐसी बात पर सवालात पैदा हो रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कैसे पाएगा, ये क्या सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, देते रहिए प्रोग्राम, अब बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। आज मंशूर पेश किया गया है। हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आपका जो मंशूर है इसके मुताबिक साल 2025 तक यानी 1 साल तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी, 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। फिर इसके अलावा 5 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देने का भी ऐलान किया गया है। ये बड़े बड़े दावे हैं, बहुत ही बड़े दावे हैं। ये दावे मेरे ख्याल में बिलावल के जो 300 यूनिट वाला जो दावा है उससे भी शायद काफ़ी भारी दावे महसूस हो रहे हैं।
प्रैक्टिकली क्या लगता है, इन पर अमल दरामद होगा कैसे, किस तरह से हो पाएगा? बिल, जज्बा, कमिटमेंट और लॉयल्टी हो और अपने ज़ात से हटकर मुल्क के लिए काम करना हो, तो हर एक काम, कोई काम नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है। ये 3 मिलियन की एक इजाज़ जरूरी है कि उसके साथ एक बेहतरीन माशी टीम रखता है और उसके कायद नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ भी इसी को खुद सुपरवाइज करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, अमीर मुकाम साहब, अभी इब्तदा में आपने 2/3 मेजॉरिटी की बात की। क्या लगता है कि नून लीग इस पोजीशन में है कि आप तनहा हुकूमत बना लें? क्योंकि नज़र तो ये आ रहा है कि नून लीग कराची से लेकर कश्मीर तक हर छोटी बड़ी जमात से इत्तेहाद करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अगर आपकी पोजीशन इतनी मजबूत है तो फिर ये सीट एडजस्टमेंट और दीगर जो पार्टीज हैं उनके साथ इत्तेहाद की जरूरत पेश क्यों आ रही है? मतलब ये जाहिर बात है ना, मैंने तो आपको पहले से कह दिया, ये तो हर एक पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी हासिल करे। तो हमें भी उम्मीद है, सबसे पहले तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। मगर ये तो इलेक्शन की बात है और अवाम की बात है, क्या देते नहीं देते। फिर मैं दूसरा ऑप्शन, अगर सिंपल मेजॉरिटी भी मिल जाए ठीक, तो साथ फिर आपको दूसरों को साथ लेकर आईनी तरामीम वगैरह के साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये तो टाइम और वक्त की बात है, अब वक्त बात है, ये नहीं हो सकती। क्या होगा, हम कहते हैं अगर हमें मौका मिल गया तो ये होगा। अच्छा, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अलावा इस बार जो नंबर गेम है इसमें सबसे ज़्यादा जो नज़रें हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट हैं वो आज़ाद उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। नून लीग अंदाज़न कितनी सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और आज़ाद उम्मीदवार क्या लगता है कि इस बार ज़्यादा मजबूत दिखाई देंगे? आज़ाद उम्मीदवार तो जाहिर बात है, ऑब्वियस, वो तो हालात और मौके को देखता है। ये पाकिस्तान में कहो न कहो, पाकिस्तान की ऐसी तारीख है, वो तो मौके को देखते हैं, जिसकी बन सकती है उसके साथ जा सकता है। ठीक, वो तो डिपेंड करते है। कोई आज़ाद बंदा ये नहीं चाहता है कि वो अपोजिशन में बैठ जाए और हुकूमत के साथ न जाए, क्योंकि उसकी तो कोई पार्टी और इस पर चीज होता नहीं है, डिपेंडेंट आया होता है। तो वो तो फिर डिपेंड करता है, जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा हो उसके साथ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग के रहनुमा। और जनाब, पार्टी और नून लीग दोनों अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी बहुत पहले ऐलान कर चुकी थी और उसमें भी बहुत सारे ऐसे वादे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, उस पर सवालात पैदा हो रहे हैं। आज नून लीग की जानिब से जो मंशूर पेश किया गया उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या ये चीज़ें ऑन ग्राउंड, ऑन रियलिटी पॉसिबल हैं या नहीं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार उसामा गाजी इस वक्त मौजूद हैं और इसके अलावा साबिक सरबराह फाफन जनाब सरवर बारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का गुफ्तगू के लिए। हम सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और जो अहम मामला है, डेवलपमेंट है, वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक जनाब साइफर केस की समाअत में आज कुछ बदमज़ी देखने में आई है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी ने काफ़ी हद तक अग्रेशन का इजहार किया और इस मौके पर स्टेट डिफेंस काउंसिल यूनिस शाह से उन्होंने फाइल छीन कर दीवार पर दे मारी और बानी पीटीआई की तरफ से भी मोअज़्ज़िज़ जज साहब के साथ बदतमीज़ी की गई, जिसके बाद जज साहब जो हैं वो वार्निंग देने पर मजबूर हुए। इस मामले पर थोड़ी सी हमने डिस्कशन करनी है, फिर आगे हम पॉलिटिकल मामलात पर बात करेंगे। सरवर बारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो मामला हुआ है सर, अदालतों में, कमरा अदालत में वकला का पेश ना होना, ताख़ीर हो जाना, ये बड़ी रूटीन की चीज़ें हैं, लेकिन उस पर ये जो रिएक्शन है इस पर आपकी क्या राय है? ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई और उसके रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, यहाँ बानी पीटीआई की बात करें, काफ़ी मुश्किलात में हैं, अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैंने ये कुछ ज़्यादा इसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है और इसलिए मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इसके ऊपर तबसरा करूं, क्योंकि जब तक मुकम्मल मालूमात किसी के सामने नहीं आती तो यही बेहतर है कि थोड़ा सा सरवर साहब मैं इसका हवाला अगर ऐड कर दूं, तीसरी बार ऐसा हुआ है कि वकला को बुलाया गया लेकिन वो पेश नहीं हो सके, जो कि पीटीआई के वकला यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब और बानी पीटीआई के वकला थे। आज फिर उनको तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। फिर उसके बाद अदालत ने जो है स्टेट डिफेंस काउंसिल को ये कहा कि
उनकी तरफ से जो है वकला सफाई जो है पेश किए जाएं और शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के जो बानी है उनकी जो वकालत है, जो सफाई है, वो उनकी जानिब से पेश की जाए। जिसके बाद ये मामला पेश आया, बाकायदा तौर पर फाइल छीन कर शाह महमूद कुरैशी साहब ने दीवार पर मारी। ये एक अजीब सा मामला हुआ था। देखिए, वो वकला क्यों नहीं आए, पहली बात तो ये है, ये जानना जरूरी है उसकी वजूहात क्या हैं, और वो वकला जो नहीं आए क्या उनसे पूछा गया है कि वो नहीं आए या उनको आने नहीं दिया गया। अभी हमने देखा है मुल्तान में जावेद हाशमी साहब ने जो ही ऐलान किया कि वो पीटीआई की हमायत करेंगे और इमरान खान रिहाई कमेटी बनाएंगे, तो उनके घर के ऊपर छापा डाला गया। अब उनके रिश्तेदारों को पकड़ा गया है, उनके दामाद को पकड़ के ले गए। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हालात हुए, पस मंजर क्या है। ठीक है बारी साहब, फिर हम इलेक्शन के जो मामला थे उस पर जरा हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं उसामा गाजी साहब से इस मामले पर थोड़ी सी डिस्कशन चाहता हूं। उसामा गाजी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये जो मामला हुआ है आपकी नज़र में यकीनन होगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो रिएक्शन बड़ा अग्रेसिव किस्म का रिएक्शन है, ऐसा होना चाहिए था? मुझे लगता है कि एक दिन में कितने गवाहान जो है उनके बयान बंद हो रहे हैं, तो ये शायद उनकी तरफ से एक सोच हो या उनकी लीगल टीम की तरफ से कि हम कुछ डिले कर सके चीजों को। 8 फरवरी से पहले उनको ये लगता है कि 8 फरवरी से पहले इस केस का फैसला सुनाना है, बाकी कुछ चीजें हैं जिनमें उनकी रिहाई हो सकती है। और जिस तरह पहले देखा गया कि अभी तक क्योंकि कन्विक्शन नहीं है उस तरह से किसी केस में, तो तोशाखाना भी इसी तरह हम देख रहे हैं। जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर जज साहब जो थे उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी, वो भी मंजूर नहीं, उसके बाद दोबारा वो जज साहब कह रहे हैं जी मैं ही केस सुनूंगा। तो ये केसेस जिस तरह हम देख रहे हैं चल रहे हैं, बड़ी तेजी इनमें है। तो ये लगता है शायद उनकी लीगल टीम ने उनको एडवाइस किया हो कि हम जितना डिले अपनी तरफ से कर सकें। तो वो ये कहते हैं कि वकील हमारे लड़ रहे हैं इलेक्शंस भी, इस वजह से हमें टाइम दिया जाए। तो उनकी तरफ से कोशिश शायद ये थी कि जी शाह महमूद कुरैशी हो या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हो के कुछ डिले किया जाए, और अब उन्होंने सरकारी वकीली उनको दी है। तो ये शायद आगे चल के अपनी एक डिफेंस बनाना चाहें कि जी हमारे वकील तो थे नहीं, ना हमें सुना गया, तो सरकारी वकील खुद ही जरा मुकम्मल करके, यानी जो गवाह प्रोसिक्यूशन के थे उन पर जो जरा है वो भी सरकारी वकील ने की, जो जज साहब कर दिया, तो इसलिए वो कहेंगे जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो शायद इस वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया। राइट, आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जो मंशूर है दोनों पार्टियों की जानिब से, दोनों बड़ी पार्टियों की जानिब से मंशूर का ऐलान कर दिया गया है। सरवर बारी साहब, मंशूर का ऐलान कितना इंपॉर्टेंट है एक सियासी जमात के लिए मंशूर? क्योंकि पीपल्स पार्टी के मंशूर में वो 300 यूनिट, इसके अलावा बड़े बड़े दावे, फिर आज 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा, महंगाई कम करने का वादा, ये तमाम तर वो चीज़ें जो कि एक तरह से अवाम की दुखती रग है, उन पर हाथ रखा जाता है और ये कहा जाता है कि हम ये कर देंगे, हमें वोट दें। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें सर ऐसी भी होती हैं जो आपको, हमें सबको पता होता है कि ये हो नहीं पाएंगी, फिर भी ऐलान कर दिया जाता है। तो फिर ऐसे में ये जो मंशूर है, ये जो लफ्ज़ मंशूर है, इसकी अहमियत क्या रह जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज 27 तारीख हो गई है जी, और चंद दिन बाकी रह गए हैं। 8 को तो इंतखाबात हैं और बीच में 7 दिन वो और 3 दिन ये, अगर हम लगाएं तो 12-13 दिन बाकी 11 दिन जी। और कभी भी पाकिस्तान में जो पार्टियों ने अपने इंतखाबी मंशूर दिए हैं इतने लेट नहीं किए। कुछ जमातों के लिए तो मुश्किलात मौजूद थी, उनकी तो समझ आती है, लेकिन जिन जमातों को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, उन जमातों को आखिर अपने मंशूर तैयार करने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि बहुत ही वेग किस्म की कमिटमेंट्स हैं कि 300 यूनिट हम फ्री कर देंगे और पता नहीं क्या इनकलाब लेके आएंगे, और लगता है जो अखबारात के फ्रंट पेजेस पर एक सफ़े का इश्तिहार है PMLN का, बहुत अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन मैं सिंपली ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के कवानीन हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। आज ही अखबारात में शायद आपने देखा होगा कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा सिंध में है, पंजाब में है। परसेंटेज वाइज अगर देखें, स्टंटेड ग्रोथ है, उसकी मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान की आइन का आर्टिकल 3 है जो बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है कि दी स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि जो रियासत है हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा करेगी।
और इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर हम 50 साल की तारीख निकाल के देखें तो किसी भी जमात ने जो स्ट्रक्चरल वजूहात हैं एक्सप्लॉयटेशन की, जैसे जेंडर का इशू है, मुजारे और मालिक का मसला है। साउथ पंजाब में आप देखें लाखों एकड़ ज़मीन है चंद ख़ानदानों के पास। इसी तरह सिंध के अंदर है, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड की बात है और इनक्वालिटी की बात है, पावर्टी की बात है। तो महज 300 यूनिट बिजली के देने से गुर्बत तो ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन अगर पाकिस्तान में जो लेबर लॉज हैं, मसलन मिनिमम वेज रेट तय होता है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अभी हमने सर्वे किया है मुल्क भर में 67% जो वर्किंग क्लासेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो हमें मिनिमम वेज नहीं देते, 32,000 से कम देते हैं। तो आखिर यही हुकूमतें इतने साल तक बरसे इक़्तिदार रही हैं। जो वादे वो आज कर रही हैं, इनके 80% वादे उन्होंने माजी में किए थे और वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने वो किए होते तो नए वादे करते। तो मैं समझता हूँ कि एक तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई प्रोसेस नहीं हुआ। जो हमने सर्वे किया है, लोगों की भारी अक्सरियत ने कहा है कि कोई किसी किस्म का प्रोसेस उनको नज़र नहीं आया अपने देहात में, अपनी गली में, कि लोगों से राय ली गई हो या कोई माहरीन की कमेटियां बनाई गई हों और बिल्कुल 11-12 दिन पहले इलेक्शन से मैनिफेस्टो दे दिया गया है। उसका कुछ नहीं पता कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। इसी तरह आइन का आर्टिकल 38 है, वो कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो वेल्थ है वो चंद खानदानों में मरकूज नहीं होगी। हमने देखा है पिछले 15-20 सालों में जो मौरूसी खानदान है उनका कब्जा हमारी लेजिस्लेटिव बिजनेस पर भी उनकी मोनोपोलीज बढ़ गई है, गहरी हो गई है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जो मुसलसल हमारे लिए एक पाकिस्तान की भारी अक्सरियत के लिए मसाइल का एक बहुत बड़ा समंदर है उनके सामने। तो ये बुनियादी बात तो यही है कि उनका कोई जिक्र नहीं है इनके मंशूर में। और दूसरा ये कि पाकिस्तान बिल्कुल सरवर साहब, सवाल यही है कि जो तमाम तर मसाइल जिनकी आपने निशानदेही की, ये कोई नए मसाइल नहीं, ये वो तमाम तर चीज़ें जो कि एक अरसा दराज से चली आ रही हैं, इनमें कमी होने के बजाय इनमें इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है। उसामा गाजी साहब, मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो, नून लीग का ये मंशूर, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है जी कि नैब का इदारा जो है उसे ख़त्म किया जाएगा, यानी अकाउंटेबिलिटी जो है उस पर सवालात पैदा हो चुके हैं और ये चाह रहे हैं कि शायद अब किसी का एहतसाब ना हो। फिर 1 करोड़ नौकरियों की बात है। एक तरफ बिलावल साहब जो हैं वो रोटी कपड़ा मकान के बाद अब 300 यूनिट मजीद लेकर आ गए हैं। ये तमाम तर चीज़ें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मंशूर जो है ये एक एजेंडा होता है, एक सॉलिड प्लान होता है कि अगर हम जीतेंगे तो हमारा ये होमवर्क है, हम ये तैयारी करके बैठे, इस तरह से हम ये कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ऐलानात कर देना, ख्याली पलाव जो है वो दिखा देना और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद तमाम चीज़ों को भूल जाना, ये रवायत तो रही है। फिर अब मेरा ख्याल है इतनी दफ़ा ये हो गया है कि थोड़ा सा, क्योंकि अब मीडिया का ऐसा दौर आ चुका है कि लोगों को याद रहती हैं चीज़ें, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में भी आपको फौरन चीज़ें मिल जाती हैं। अब लोग भी इतनी जल्दी इस तरह की झांसों में आने वाले नहीं। एग्जैक्टली इसलिए कि ये बातें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन क्या लोग सिर्फ इसी बुनियाद पर वोट देने की तरफ बढ़ेंगे? बहुत मुश्किल लगता है। लोग भी अब क्रिटिकल थिंकिंग लेते हैं कि जी किस तरह हमजा शहबाज ने भी कहा था जी 100 यूनिट मुफ्त कर देंगे, क्या हो सके हैं, और 300 यूनिट कैसे मुफ्त करेंगे? नजर ही किसी तरह से नहीं आ रहा। अगर करवा सकते हैं तो अब करवा दें, निगरान हुकूमत है, उसके ऊपर प्रेशर डलवा दें कि जी कुछ इस तरह से करो, ऐसा कोई हल है। जिस तरह कहा गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये हो जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में क्यों नहीं हो सका? अगर बिलावल साहब के पास कोई हल था तो वो गवर्नमेंट में थे। ये तो नहीं हो सकता कि अगर उनके पास कोई हल था और ये काम करवा सकते थे तो वो अगर पेश करते और सागदार बिल्कुल ना करते तो सब लोगों को कह सकते थे कि हमारी गवर्नमेंट है, हम सभी, और देखिए मैं ये हल पेश कर रहा हूँ, ये 300 यूनिट इस तरह, 300 चले छोड़िए, 200 यूनिट ही आप फ्री कर देते, उसमें सब्सिडी मजीद दे सकते थे। अगर जो मुमकिन ही नहीं, अब नहीं हो सकेगा क्योंकि IMF की शराइत और सर्कुलर डेट वो एक अलग मसला बना हुआ है। लेकिन ये लोग नहीं कर सके, तो लिहाजा अब सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी हम ये कर देंगे हम। और देखिए ना, अगर बिलावल साहब की बात की जाए तो 15 साल बहुत होते हैं। मैं सिर्फ मुसलसल 15 साल की बात कर रहा हूँ, उससे जो है वो तो चले अलग कहानी है। बिल्कुल। तो उसमें अगर सिंध में कुछ कर सके, हालात बेहतर नहीं कर सके उस लिहाज से, तो अब आप किस तरह से कर लेंगे? तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि लोग बस आप कहेंगे और लोग मान जाएंगे।
राइट बारी साहब, मौजूदा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की जो इंपॉर्टेंस है उसको यकीनन पसे पुश नहीं रखा जा सकता। अगर हम थोड़ा सा माजी का हवाला दें, 85 के इंतखाबात जो कि गैर जमाती इंतखाबात है, तकरीबन 1088 के करीब उसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। अब 2024 के इंतखाबात जो जमाती इंतखाबात हैं, एक जमात को जो निशान है वो ना मिलने की वजह से वो माइनस हुई। इसके अलावा तमाम सियासी जमातें मैदान के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन 3248 के करीब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दो बड़ी सियासी जमातें वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार, क्या ये फॉर्मूला नजर आ रहा है? आज़ाद उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं इस दफ़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो आपने कहा है बिल्कुल वजह है कि पहली मरतबा 1985 के बाद इतनी बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी जो ज़ेर अताब है उसके स्पॉन्सर्ड या बैक्ड अप कैंडिडेट्स हैं। तो इसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए हैं। पहला तो ये है कि चूंकि आपको मालूम है कि इलेक्शंस एक्ट और आइन के तहत बुनियादी बात ये है कि जो नशिस्तें हैं, ख़वातीन की नशिस्तें हैं 17%, और इसी तरह जो नशिस्तें हैं अक़लियती हमारे जो भाई हैं उनके लिए, तो पार्टियों को ये इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाना पड़ता है एक जो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ख़वातीन के नाम और जो अक़लियती उनके उम्मीदवार होंगे उनके नाम देने पड़ते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं। तो और उसी तनासब से, जिस तनासब से वो जनरल इलेक्शन में सीटें जीतते हैं, उसी तनासब से फिर वो नशिस्तें तकसीम होती हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ा ख़तरा है और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो एक तो ये है कि जो अब चूँकि PTI बैसियत पार्टी नहीं है, वो अपनी लिस्टें जमा नहीं करवा सकती थी, तो ये बहुत सारी नशिस्तें 2024 के इंतखाबात के बाद ख़वातीन को जो नुमाइंदगी मिली थी उसमें बहुत बड़ी रिडक्शन होने वाली है, क्योंकि PTI ने ना पंजाब में, ना सिंध में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना कौमी असम्बली में, तो जो ये सैकड़ों नशिस्तें बनती हैं वो नशिस्तें जो PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे, लेकिन वो उनकी जो तनासब है वो ट्रांसलेट नहीं होगा असम्बली के अंदर, ख़वातीन की नशिस्तों में वो तकसीम नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हमारी असम्बली में, कौमी असम्बली में ये बहुत स्कैंडलस बात है और अनकरीब इसके ऊपर बहुत शोर मचेगा ख़वातीन ग्रुपों की तरफ से और राइट्स बेस्ड जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से कि ख़वातीन की जो मौजूदगी है हमारी पार्लियामेंट में वो जो 20-21% हो गई थी वो गिरकर हो सकती है 10% पे पहुंच जाए। तो ये बहुत बड़ा धचका होगा। ये मसाइल भी यानी कि पैदा हो सकते हैं। ठीक है उसामा, वक्त थोड़ा कम है, शॉर्टली बताइएगा ये जो आज़ाद उम्मीदवारों का जो मामला है इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ख़ास तौर पर उन आज़ाद उम्मीदवारों की अगर बात की जाए जो कि PTI के उम्मीदवार थे, अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, PTI के नाम पर कैंपेन चला रहे हैं, क्या PTI को ये भी खदशा है कि वो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर ऐसा हो सकता है कि वो PTI के बजाय दूसरी सियासी जमातों के साथ चले जाएं, उनकी वफादारियां तब्दील करवा दी जाएं, क्योंकि जीतने के बाद फिर वो तोड़ जोड़ का एक सिलसिला भी शुरू होता है? यकीनन, और इसीलिए वो हलफ भी ले रहे हैं और इस तरह के मामला चल रहे हैं और अभी भी ये चीजें शेयर की जा रही हैं। प्लान सबके सामने है। अगर आप देखें सीनियर करेंगे प्लान पहले से ये तय है कि क्या किया जाना है और इसमें पाकिस्तान पार्टी की तरफ से आप देख लीजिए बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, वो भी से बात कर रहे हैं कि जी जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर हम करेंगे। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि इसका मतलब है कि ये सब जमातें शिकस्त तस्लीम कर रही हैं कि इनको इतने वोट नहीं मिलेंगे या इनकी इतनी सीटें नहीं होंगी जितनी आजाद उम्मीदवार ले जाएंगे। तो अगर आजाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे और फिर उसके बाद वो किसी इधर उधर जमात में जाएंगे तो वो भी एक यानी इलेक्शंस पर एक बड़ा सवाली निशान आ जाएगा कि क्या है। अब देखना ये होगा कि उसके बाद। उसामा, वेरी सॉरी, प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त खत्म हुआ। इस टॉपिक को अगले में हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ उसामा गाजी सीनियर तज्जियाकार और साबिक सरबर अफाफिन जनाब सरबर बारिश मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।